नमस्कार, मी रायचंद शिंदे. आपण आहोत भीमाशंकर परिसरातल्या या जंगलामध्ये. खरं तर आज या ठिकाणी आम्ही आलो आहे एक वेगळ्या कारणासाठी. खरं तर तुम्ही माझ्या पाठीमागं पाहू शकता, इकडं काही विद्यार्थी आहेत जे एक ट्रेनिंग घेत आहेत. जंगल एरियामध्ये कातकरी समाजाची सगळी मुलं आहेत आणि त्यांना एक ट्रेनिंग सुरू आहे. भविष्यामध्ये जाऊन या ठिकाणी त्यांना एक छोटा कृषी उद्योग किंवा पर्यटन केंद्र कसं वाढवता येईल आणि याच ठिकाणी एक मला मॅडम भेटलेल्या आहेत. खरं तर त्यांची ओळख त्याच सांगतील, मी जास्त सांगण्यापेक्षा. पण त्यांना घेण्यामागचं कारण माझ्या मुलाखतीमध्ये एक वेगळं आहे. ते म्हणजे त्या एन्व्हायरमेंटवरती प्रेम करणारे आहेत, जंगलावरती प्रेम करणारे आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांनी PhD केलेली आहे. कशावरती केली आपण थेट त्यांना विचारूया. मैडम, आपका स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल में. आप अभी कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपने PhD किया है उसके बारे में बताइए, लेकिन पहले आपका नाम और आपका फैमिली के बारे में मुझे बताइए. मेरा नाम एनी जेम्स है. मैं पुणे की नहीं हूँ, पर पुणे में काफ़ी साल रह चुकी हूँ. मेरी फैमिली मिलिट्री में थी, तो इसकी वजह से हम इंडिया में कई जगह रह चुके हैं. और मेरा शुरू का जो पढ़ाई था वो पुणे में हुआ. फिर बाद में मैं जैसे सोशल डेवलपमेंट पढ़ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में थी. और अभी जो PhD ख़त्म किए वो बार्सिलोना में ख़त्म किए. और वो सब्जेक्ट जो PhD का था वो है एनवायरनमेंट साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी. उसके अंदर मैंने फॉरेस्ट और जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, चाहे वो आदिवासी हो या न्यू बुद्धिस्ट हो, उनका जंगल के साथ क्या रिश्ता रहा है और किन वजहों से उनका रिश्ता बदला है, उस पे मैंने काफ़ी अभियान या रिसर्च किया है. और उसके लिए भीमाशंकर के कुछ गाँवों के साथ काम किया, ये समझने के लिए कि भीमाशंकर में जो लोग स्थानिक लोग हैं वो जंगल के साथ उनका क्या रिश्ता था और किस वजह से अभी वो रिश्ता बदल रहा है. ये सिर्फ जंगल के अंदर होने वाली चीज़ों की वजह से नहीं है, बट बाकी जो पुणे में माहौल बदल रहा है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, उस वजह से भी लोगों के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है और किस प्रकार का प्रभाव आ रहा है, तो उस पर थोड़ा रिसर्च और स्टडी किया था. आप कितने साल से यहाँ स्टडी कर रहे हैं और यहाँ कौन से गांव है जहाँ आप घूमे हैं? आपको कौन सी एरिया अच्छा लगा और खान पान के बारे में क्या बताएंगे? यहाँ का कौन सा खाना आपको अच्छा लगा? जो गांव में काम किया उनका नाम तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि एथिकल रीजंस की वजह से उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है. पर भीमाशंकर में कुछ गांव में मैं रही थी यहाँ पे अपने रिसर्च के लिए. और पिछले 4-5 सालों से मैं कुछ संस्थाओं के साथ जो यहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, आदिवासी लोगों के साथ, महादेव कोलियों के साथ, न्यू बुद्धिस्ट के साथ, पहले उनके साथ थोड़ा कोलैबोरेशन किया. उनसे पूछा कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं और मेरे रिसर्च में क्या ओवरलैप हो सकता है. तो वो उसी लिए भीमाशंकर चूज़ किया. और ऑल्सो क्योंकि मैं पूना में काफ़ी 15 साल से ज़्यादा रह चुकी हूँ, तो मुझे इस एरिया के बारे में, स्पेशली जो सिटी में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पहले से थोड़ा लिव्ड इन एक्सपीरियंस, जैसे बोलते हैं कि रहने का एक्सपीरियंस, ये नहीं कि किताब में पढ़ा इसीलिए पता है, तो वो है. बाकी खाने का यहाँ पे तो आपको पता ही होगा, भीमाशंकर में काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं और काफ़ी सारे जैसे कहते हैं वाइल्ड वेजिटेबल्स हैं, जो जैसे काफ़ी जो लोकल यहाँ पे NGOs काम करते हैं वो काफ़ी उस पर स्थानिक लोगों के साथ काम करते. मुझे तो सारे खाना पसंद है, पर जैसे वाइल्ड सब्जियां में आपको क्या अच्छा एक लगा? चायची भाजी है, मुझे नाम भी इतने नहीं पता है, चायची भाजी तुम्हाला पण माहिती असेल. चाईची भाजी सगळ्यांनाच आवडते, मला पण आवडते. आणि आदिवासी महोत्सव जो असतो खास करून आपण जे म्हणतो का पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये या भाज्या सगळ्या आपल्या परिसरात असतात आणि शहरी लोकांना त्या मिळत नाहीत, पण मैडम ने त्याची सुद्धा चव चाखलेली है. तो चाय की भाजी मुझे भी अच्छी लगती है. और ये जो बाजरा की रोटी बनाते हैं वो भी बहुत पसंद है. बाकी जो भी यहाँ पे खाना ये लोग खाते हैं वो काफ़ी, मेरे हिसाब से जो सिटी में मिलता है उससे कंपेयर करें तो काफ़ी पौष्टिक है. तो मेरे को तो खाना यहाँ पे बहुत पसंद है. बट इनका भी खाना, जैसे मैं वही थोड़ा सा अगर हम सोचें, ये भी काफ़ी चेंज होता जा रहा है. जैसे पहले
जो गांव वालों से बात की कि पहले वो बहुत रागी मिलेट्स वगैरह उगाते थे, अभी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ राइस उगाते हैं, तो उनके डाइटरी पैटर्न्स भी थोड़ा चेंज हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे पंतप्रधान है इंडिया के, उन्होंने मिलेट ईयर घोषित किया है 2 साल से पहले, और मिलेट में जो जो चीज़ें आती है, जैसे कि हमने अभी खाना खाया तो उसमें क्या बोलते हैं, रेड कलर का लड्डू थे, वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। यस और वो एक्चुअली आप अगर देखें तो राइस के कंपैरिजन में, एटलीस्ट जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है और किया, कि रागी इज़ अ मच मोर क्लाइमेट फ्रेंडली, कि उसमें आई थिंक राइस से काफ़ी कम पानी यूज़ होता है ग्रो होने में, प्लस वो जैसे जो इंडिया में आजकल डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया, वो बॉडी में भी देर तक रहता है, इसकी वजह से वो जैसे राइस बहुत जल्दी पच जाता है तो ग्लूकोज लेवल आपका, तो उसके और भी बहुत बेनिफिट्स है, उस पर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ये जो मुझे अपने अच्छा लगा। हाँ एग्जैक्टली। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपका जो सब्जेक्ट था जिसके ऊपर आपने रिसर्च किया, यहाँ लोगों से मिली, तो वो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। ये भीमाशंकर पहला कैसा था, अभी कैसा है, यहाँ का फॉरेस्ट कैसा है, क्या क्या कमियां है और क्या क्या आगे जाकर इन लोगों ने ये जंगल जताने के लिए कुछ करना चाहिए, क्या बताएंगे आप? जंगल बचाना सिर्फ जो स्थानिक लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमें लगता है कि जो स्थानिक लोग वहाँ रह रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये वही तभी मैं जो मेरा रिसर्च था सिर्फ जंगल के लोगों के ऊपर ही नहीं था, बट ये भी था कि जो लोग शहर में रह रहे हैं या जो लोग शहरों में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से जंगल पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अभी आप पुणे जैसे शहर में देखेंगे, वो मुझे अपने स्टडी में पता चला कि पुणे एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इंडिया के ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा SEZs डिक्लेयर कर दिए। अभी SEZ का मतलब क्या होता है? SEZ का मतलब होता है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम रख दिया है। जैसे ये तहसील है ना, हाँ, खेड़ तहसील है हम जहाँ रुके, हाँ, तो यहाँ का भी एक SEZ का डिक्लेयर होता, हाँ, उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो हाँ, गई थी। क्योंकि SEZ में क्या होता है, ये भी नहीं कि SEZ का पर्पस जो इस्टेब्लिश किया था कि उसका जो भी इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, तो उसका बेनिफिट स्थानिक लोगों को भी नहीं होता है, क्योंकि उसका जो भी प्रोडक्शन और जो प्रॉफिट और रेवेन्यू जो भी आप बोले, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मोर पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते हैं, उसमें जो प्रॉफिट मोटिव है इट्स डायरेक्टेड आउटसाइड, राइट। सो कहने को कि हमारे को स्थानिक लोगों के लिए हम इंडस्ट्री खड़े करें, लोगों को नौकरी मिलेगी, बट उसमें लोकल और स्थानिक लोगों का नॉलेज और उनके जो लाइवलीहुड्स हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं है ना। अभी जैसे पुणे में आप कहेंगे IT हब है, अब IT हब में कौन काम करता है? स्थानिक लोग तो काफ़ी जो पुणे की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो बाहर के लोगों से हुई है। अभी उसमें लैंड जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो काफ़ी गया है, जो जिसकी वजह से एज फार एज जो मेरे रिसर्च में मैंने बाकी लोगों के रिसर्च पढ़े, लोकल फूड सस्टेनेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, उसकी जगह आपकी रियल इस्टेट कंपनीज आ गई हैं जिनमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारे, तो जब हम जंगल बचाने की बात करते हैं, हमको अपना पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पे थोड़ा ध्यान देना है, और कहाँ पे हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमारा नेचर और ह्यूमंस का रिलेशनशिप वो कैसे चेंज हो रहा है वो हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और वो करंट सिस्टम में तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। अभी जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसको भी हमने चेंज, गवर्नमेंट की वजह से थोड़ा चेंज हो गया है, तो जहाँ पे पहले नहीं अलाउड था, जैसे इन हैवी इंडस्ट्रीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अब वहाँ पे भी अलाउ कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें, मुझे तो मेरे रिसर्च में स्थानिक लोगों पे फोकस था, बट ज़्यादा फोकस ये भी था कि पुणे में जो चेंजेस हुए उसमें भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस इकोनॉमिक या डेवलपमेंट मॉडल में भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जगह है, इट्स एन ओपन क्वेश्चन। तो दैट्स मेरा अगला सवाल है, जैसे कि हम देख रहे पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंटेज पूरा जंगल चाहिए, और कितना कम हो रहा है, आगे जाकर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पूरा वर्ल्ड को भी धोखा हो सकता है। आपकी क्या राय है? ये तो कोई मतलब छुपी बात नहीं है कि दुनिया में मतलब वर्ल्ड ओवर फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट कवर था वो कम हो रहा है, बट ये तो
ये तो कोई भी डेटा आप किसी भी यूएन रिपोर्ट में पढ़ें या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी पढ़ें, वो तो फिगर सबको पता है, बट फोकस हमारा ये होना चाहिए वो किस वजह से हो रहा है और उसका बेनिफिट किसको जा रहा है। अभी वर्ल्ड ओवर जो लोग इन्वायरमेंटल, हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिफेंडर्स हैं, अपने जंगलों की रक्षा करते हैं, वो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े कंपनी लोग नहीं करते हैं, वो स्थानिक लोग ही करते हैं। स्थानिक लोग ही उसके, क्योंकि उनकी जो हर रोज़ की ज़िंदगी वो जंगलों से बिल्कुल जुड़ी हुई है। और यही भीमाशंकर के लोगों की, अगर आप देखें 50 साल पहले या 100 साल पहले जो लोग हैं, उनकी लाइव्स और लाइवलीहुड्स बोथ काफ़ी जंगलों के साथ घुल मिली हुई थी, जो अभी चेंज हो रही है क्योंकि उनका जंगलों का एक्सेस कम हो गया है, आसपास बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, तो पैसे कमाने का भी एक पूरे हमारे जैसे कहते हैं इन्वायरमेंट में फैल गया कि पैसा बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वर्ल्ड ओवर ये हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कि जो इंडिजिनस लोग बोलते हैं या एबोरिजिनल लोग बोलते हैं, वो ही आगे आ रहे हैं अपने जंगलों को बचाने के लिए, क्योंकि और उस वजह से हम देख रहे हैं कि भारत और इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस इन द वर्ल्ड। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट आई थिंक जो फोकस होना चाहिए कि ये जंगल अगर इनको बचाना है तो जो कम हो गए वो क्यों कम हुए हैं। जैसे कि हमने पुराने ज़माने में देखा है, आपने भी यहाँ जंगल घूमा है, तो जंगल में देवराई नामक एक कुछ स्पॉट होते हैं, जैसे कि वहाँ उन लोगों का एक भगवान होता था। अभी भी है, उसकी वजह से भी जंगल जैसे कि वैसे 100 से भी ज़्यादा अभी ये पूरे 2 तहसील में देवराई है। ऐसी कुछ देवराई आपने देखी और स्थानिक लोगों से बात की? हाँ, अब जैसे मेरा जो रिसर्च भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पे भी था और कोरची तालुका में भी, आपको अगर पता है वहाँ पे गौंड आदिवासी उनका काफ़ी बड़ा समुदाय। तो आप देखेंगे कि उन जैसे समुदायों में काफ़ी बार वो ये कहते कि क्योंकि वहाँ पे माइनिंग का बड़ा प्रस्ताव रखा गया है, तो वहाँ पे जो लोग माइनिंग का विरोध कर रहे हैं, ये तो कॉमन यूट्यूब पे भी है कि वो लोग विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे, पर हमारे जो देव हैं जो इस जगह में रहते हैं, क्योंकि वो स्थानिक देव है, वो ऐसे नहीं कि हम घर चले गए तो हमारे साथ, तो उस वजह से भी काफ़ी लोग इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स का या डिफॉरेस्टेशन का अपोज करते हैं। तो जैसे भीमाशंकर में भी अभी ये मेरे हिसाब से, जैसे भीमाशंकर फॉरेस्ट वाज नोन फॉर सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब क्या होता है कि कुछ जगह पे लोग अपने जंगलों को बचाते हैं या कुछ पेड़ों को बचाते हैं क्योंकि उनकी वहाँ पे एक सेक्रेड एसोसिएशन है। भीमाशंकर फॉरेस्ट में काफ़ी जो रिसर्चर्स ने सेक्रेड ग्रोव्स पे काम किया है वो, पर अभी वो बिलीफ सिस्टम्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि किस वजह से हर चेंज ख़राब नहीं है और हर चेंज अच्छा नहीं है, तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पर है यहाँ पे स्पेशली एक खेतोबा, फिर और भी कुछ है। मेरा रिसर्च इतना उन पे फोकस नहीं था, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा रिसर्च के बाद आप क्या जॉब करने वाले हैं और ऐसी कोई संस्था के साथ जुड़ने वाले? मेरा तो ये है कि मैंने PhD इसलिए की ताकि मैं कॉलेज में पढ़ा सकूं, और जो क्योंकि मेरा पहले का एक्सपीरियंस PhD के पहले मैं काफ़ी इंडिया के NGO सेक्टर में काम करती थी 5-6 साल। तो मेरा एम है कि मैं जो यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस है और जो स्थानिक लोग और स्थानिक लोगों की संस्था है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है जंगलों से रिलेटेड, उस बीच में उनके बारे में अध्ययन करूं, उनके बारे में लिखूं, किताब लिखूं, आर्टिकल्स लिखूं, वही मेरा। तो वो एक यूनिवर्सिटी के साथ ही यूजुअली हो सकता है, पर देखिए आगे कैसे होता है। आप महाराष्ट्र में कितने साल से आप रह चुके हैं? और हमारा ये इंटरव्यू समाप्त करते समय हम आपसे कुछ मराठी में बातें सुनने वाले हैं, और आप भी बोल सकते हैं मराठी में। मेरा सवाल ऐसा आहे, तुम्हाला महाराष्ट्रात काय आवडलं आणि स्पेसिफिक करून तुम्ही पुढे जाऊन महाराष्ट्रासाठी काय करणार आहात का जंगलांसाठी? महाराष्ट्रासाठी मुझे काफ़ी प्रेम आहे, काफ़ी इमोशनल कनेक्शन आहे, और पूना में 15 साल से ज़्यादा मैं रह चुकी हूँ।
तो पूना के जो लोग और वो विमेन की जैसे रिस्पेक्ट करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जंगलों और पूना का क्लाइमेट की वजह से मैंने सोचा कि जो भी मेरा रिसर्च है वो मैं कोई टाइगर रिजर्व में भी कर सकती थी, पर मुझे भीमा शंकर पुणे के पास में है, तो मेरा एस्पिरेशन तो यही होगा कि ये जंगल बड़ ऐसे ही बना रहे और जो यहाँ पे लोग हैं उनको अपने हक मिले, ताकि वो जंगल में क्या होना चाहिए डिसाइड करें, ना कि नेता लोग या कंपनी लोग। तो वही मेरा वही कोशिश है। अभी देखें आगे कैसे होता है। धन्यवाद तुम्ही you so आमच्यासोबत बोलल्याबद्दल. हा मराठीतूनच मी संपवतोय कारण आमचं मराठी चॅनल आहे. मला एकच सांगायचं आहे, मॅडमने ज्यावरती रिसर्च केला आहे, PhD केली आहे, ह्या ठिकाणी महाराष्ट्र भटकल्यात, त्या सह्याद्रीच्या रांगा भटकल्यात, भीमाशंकरचं जंगल भटकल्यात. हे सगळं करत असताना त्यांना त्यांच्या शेवटच्या ह्याच्यात त्यांनी हेच सांगितलं की हे जंगल, ही माणसं, या परिसरातलं पर्यावरण हे सगळं जगलं पाहिजे ना, त्यासाठीच त्या जॉब असेल किंवा अशा काही NGOज असतील त्यांच्यासोबत काम करणार आहेत. आणि ही एक आनंदाची बातमी म्हणावी लागेल बायमाणूससाठी, का बायमाणूस त्याने आज आपल्यासोबत गप्पा मारल्यात आणि पुढे जाऊन त्यांना याच लोकांसाठी, या जंगलासाठी आणि या पर्यावरणासाठी काम करायचं आहे. धन्यवाद. ओके.